तारीख थी 2 अक्टूबर 1983। रात का वक्त था। पाकिस्तान की पेशावर जेल की दीवारों पर हवा ऐसे टकरा रही थी जैसे कोई अदृश्य हाथ बेचैनी से उसे हिला रहा हो। एक अंधेरा गलियारा, बीच में एक लोहे का दरवाजा और उसके पीछे बैठा एक आदमी जिसके चेहरे पर जख्मों की परतें थीं, लेकिन आंखों में आज भी वही आग जल रही थी। गार्ड ने उससे पूछा, नाम क्या है? वह यह सुनकर धीमी और कटाक्ष भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और बोला, नाम? यहाँ आने के बाद नाम की क्या कीमत? तुम चाहो तो मुझे मेजर नवाज बुला लो, या वह साया जिससे तुम लोग आज भी डरते हो। गार्ड की रीढ़ में यह सुनकर सिहरन सी दौड़ गई। इसे देखकर ही समझ आ जाता था कि यह कोई साधारण कैदी नहीं, यह वही आदमी था जिसकी वजह से पाकिस्तान के कई मिलिट्री प्लान कागज बनकर ही रह गए थे। वही जिसे भारत एक अलग ही नाम से याद करता है, और वह नाम था ब्लैक टाइगर। राजस्थान के श्री गंगानगर में उसका बचपन जस्सू गांव की मिट्टी की खुशबू और फाइटर जेट्स के शोर के बीच बीता था। पाकिस्तान की सीमा उसके गांव के इतनी पास थी कि उसकी रातें अक्सर गोलियों की आवाजों के साथ खुलती थी। उसके पिता एयरफोर्स में थे, इसलिए देश की बातें, युद्ध की रणनीतियां और सरहद की चिंता उनके घर की रोजमर्रा की हवा में घुली रहती थी। वर्ष 1965 की जंग ने 13 साल के उस लड़के के दिमाग में पहली बार युद्ध की असलियत उतारी। डर, धुआं, अनिश्चितता और एक अजीब सी देशभक्ति जो उसके भीतर कहीं पकने लगी थी। 1971 की लड़ाई ने उसके दिल में लगी उस आग को दिशा दे दी। अब वह समझ चुका था कि देशों की सीमाएं सिर्फ नक्शे में बनी रेखाएं नहीं होती, बल्कि उन सीमाओं की रक्षा कुछ लोगों को अपना लहू देखकर करनी होती है। उसी समय उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेने लगी थी, कुछ ऐसा करने की जो आम लोग नहीं कर पाते। इन्हीं सपनों के साथ उसने अपना स्कूल पूरा किया और कॉलेज में एडमिशन लेते ही उसने एक्टिंग शुरू कर दी। मंच पर अलग अलग किरदार निभाते हुए उसे लगा कि वह दूसरे लोगों की तरह सिर्फ अभिनय नहीं कर रहा, बल्कि नाटक करते समय वह खुद को मिटाकर एक नया चेहरा ओढ़ लेता था। और यहीं से उसकी किस्मत ने चुपचाप उसके लिए एक रास्ता बना दिया था। एक रोज लखनऊ के नेशनल थिएटर फेस्टिवल में स्टेज की लाइट अचानक से बंद हुई। ऑडिटोरियम में सन्नाटा फैल गया। एक स्पॉटलाइट फिर धीरे धीरे जली और उसके नीचे खड़ा था वह नौजवान जिसकी आंखों में आग और चेहरे पर एक सैनिक का आतंक था। वह चीख कर बोला, भारत की रक्षा मैं अपने खून से करूंगा, चाहे मेरी सांसें ही क्यों न छीन ली जाएं। उसके शरीर पर बंधी रस्सियां, खून से सनी वर्दी और टॉर्चर का दर्द, सब इतना असली लग रहा था कि दर्शकों को कुछ पल के लिए यह भी लगा कि यह कोई नाटक नहीं, बल्कि युद्ध उनके सामने हो रहा है। लखनऊ का नेशनल थिएटर फेस्टिवल उस दिन उस मोनो एक्ट का गवाह बना जिसने एक लड़के की तकदीर को यू टर्न पर मोड़ दिया था। भीड़ ताली बजा रही थी, पर सबसे पीछे बैठे दो लोग चुप थे। साधारण कपड़े, साधारण चेहरे, लेकिन उनकी आंखों में छिपा था भारत का सबसे गोपनीय मिशन। वे असल में रॉ के अधिकारी थे। उनकी निगाहें उस लड़के से हट ही नहीं रही थीं, क्योंकि उन्होंने भीतर ही भीतर पहचान लिया था कि यह सिर्फ एक्टिंग नहीं, बल्कि ये वह काबिलियत है जो दुश्मन के देश में घुसकर उसे उसके घर पर मात दे सकती है। रविंद्र कौशिक उस समय सिर्फ बीकॉम का छात्र थे। पढ़ाई के बीच थिएटर उसका जुनून था। कॉलेज में, शहर में कोई भी नाटक हो, वह सबसे आगे रहता था। उसके दोस्त अक्सर कहते थे कि यार तू तो पूरा विनोद खन्ना लगता है, कैमरा चालू करो और ये बंदा स्टार बन जाएगा। लेकिन रविंद्र का दिल कहीं और अटका था। स्वतंत्रता सेनानियों के रोल करते करते उसके भीतर देश के लिए कुछ कर दिखाने का जुनून रोज बढ़ता जा रहा था। उसे मंच पर खड़ा वह एहसास पसंद था जहां वह दुश्मन के सामने खड़ा एक अकेला सिपाही होता और फिर भी अपनी मिट्टी का सिर ऊंचा रखता। लखनऊ का वह नाटक जिसमें उसने एक भारतीय अफसर का रोल निभाया जिसे चीनी सैनिक पकड़कर टॉर्चर करते हैं, वह इतना प्रभावशाली था कि रॉ के अधिकारियों ने वही फैसला कर लिया था कि ये वही इंसान है जिसे हम पाकिस्तान के अंदर तक भेज सकते हैं। नाटक खत्म होते ही रॉ के अधिकारियों ने रविंद्र के सामने वह ऑफर रखा जिससे उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली थी। उन्हें बताया गया कि रॉ पाकिस्तान में अपने एजेंट भेज रहा है। बताया गया कि यह रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि न कोई पहचान बचेगी, न अपनी जिंदगी, और न ही यह गारंटी कि वे कभी वापस लौट पाएंगे। और यह सुनकर रविंद्र ने बिना एक सेकंड सोचे कहा, अगर मेरी मौत का कोई मतलब है तो मैं तैयार हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके आगे की बेल जरूर दबा दीजिए, और साथ ही प्लीज इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने तक उसके अंदर यह फैसला पक्का हो चुका था कि वह वही करेगा जो उसके दिल ने कहा है। वर्ष 1973 में बीकॉम पूरा होते ही वे अपने पिता से नौकरी का बहाना बनाकर दिल्ली निकल गए। लेकिन असल में दिल्ली उनके लिए नौकरी नहीं, बल्कि मौत से दोस्ती कराने वाली ट्रेनिंग लेकर आई थी। रॉ ने उन्हें अगले 2 सालों में एक आम लड़के से ऐसे हथियार में बदला जिसे गूगल तक न ढूंढ सके। सबसे पहले ट्रेनिंग में उन्हें पाकिस्तान की भौगोलिक बारीकियां सिखाई गई
कि किस शहर में किस बोली का वजन कितना है, किस गली में का रास्ता कहाँ जाता है, वहाँ के तौर तरीके, रीति रिवाज सब। पंजाबी वो पहले से जानते थे, इसलिए उन्हें सीधे उर्दू की दुनिया में उतारा गया। उनका लहजा, उनकी तहजीब, उनकी चाल ढाल। धीरे धीरे रविंद्र वह नहीं रहा जो थिएटर के मंच पर दिखाई देता था, बल्कि वह बदल रहा था। उसकी चाल, उसकी हंसी, उसकी सोच सब, क्योंकि अब एक नई पहचान का बीज उसके भीतर बोया जा चुका था। उसे पता था कि यह रास्ता वापस नहीं मुड़ता, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, क्योंकि वह समझ चुका था कि देशभक्ति सिर्फ मंच पर बोले जाने वाला संवाद नहीं, बल्कि वह एक ऐसा किरदार है जिसे जिंदगी की कीमत देकर निभाना पड़ता है। जब दिल्ली की एक पुरानी इमारत के तहखाने का दरवाजा बंद हुआ, तो रविंद्र ने पहली बार महसूस किया कि अब उसकी पुरानी जिंदगी पीछे छूट चुकी है। एक लोहे की मेज पर कुरान, उर्दू की किताबें और कुछ पुराने धार्मिक ग्रंथ रखे थे। सामने बैठे ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर ने कहा, अगर तुम पाकिस्तान की नसों तक पहुंचोगे तो तुम्हें पाकिस्तान की तरह सोचना पड़ेगा, जीना पड़ेगा और यकीन करना पड़ेगा कि तुम वहीं के हो। और यही से शुरू हुआ उसका असली रूपांतरण। उर्दू की शुरुआती शब्दावली से लेकर उस भाषा की नफासत तक उसे सब कुछ सीखना पड़ा। नमाज की हर एक हरकत, हर दुआ, हर आयत वह दिन रात दोहराता रहा। जल्द ही वह इस्लामिक रिवायतों में ऐसी पकड़ बना चुका था कि कोई भी उसे देखकर शक नहीं कर सकता था कि वह भारत में जन्मा है। और फिर आया वह कदम जो किसी भी इंसान के लिए सबसे मुश्किल होता है, उसका खतना करवाया गया। ये कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह उसकी नई पहचान का ठप्पा था जो उसे सच्चा पाकिस्तानी साबित करता था। एक ऐसा निशान जो उसे किसी भी मेडिकल जांच से सुरक्षित निकाल सकता था। धीरे धीरे उसकी पुरानी पहचान मिटा दी गई। सरकारी रिकॉर्ड, फाइलें, सब कुछ, जैसे कि रविंद्र कौशिक नाम का कोई व्यक्ति दुनिया में था ही नहीं। अब फाइलों में जो आदमी मौजूद था वह था नबी अहमद शाकिर, जो इस्लामाबाद का रहने वाला, एक पाकिस्तानी नागरिक कागज पर और जल्द ही हकीकत में भी। रॉ ने उसे पहले सीधे पाकिस्तान भेजने का जोखिम नहीं लिया। उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे कई देशों में घुमाया गया, दुबई, अबू धाबी, फिर थोड़े समय के लिए सऊदी। वहां वह पाकिस्तानी समुदाय के बीच घुला मिला। उनकी बोली, उनका रहन सहन, उनका अंदाज, धीरे धीरे वह सब कुछ आत्मसात कर गया। 1 साल की इस कड़ी परीक्षा के दौरान वह कई बार चुपके से पाकिस्तान भी गया, हर बार नई पहचान, नई कहानी और नए संपर्क बनाते हुए। रॉ समझ चुका था कि अब यह लड़का सिर्फ ट्रेनिंग नहीं ले रहा, बल्कि यह दूसरी जिंदगी जी रहा है। आखिरकार साल 1975 में उसे पाकिस्तानी सरहद के उस पार भेज दिया गया, एक ऐसे मिशन के साथ जिसमें वापसी की गारंटी नहीं थी। उधर भारत में माहौल तनावपूर्ण हो चुका था। पंजाब में उथल पुथल बढ़ रही थी और जिया उल हक के सत्ता में आने से यह आशंका गहरी हो चुकी थी कि पाकिस्तान इस स्थिति का फायदा उठाकर भारत के खिलाफ कुछ बड़ा खेल रच सकता है। ऐसे समय में रविंद्र कौशिक जैसा एजेंट वहां की हर हलचल पर भारत की आंख बन चुका था। पाकिस्तान पहुंचकर उसने एक नया खेल शुरू किया, हायर स्टडीज का। कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर उसने LLB की पढ़ाई शुरू कर दी। यह पढ़ाई सिर्फ उसकी प्रोफाइल मजबूत करने के लिए नहीं थी, बल्कि यह उसकी प्लानिंग का हिस्सा था। असल में उसका असली लक्ष्य था पाकिस्तानी आर्मी। जब उसने रॉ को यह मंशा बताई तो पहले तो सब चौंक गए। खतरा बहुत बड़ा था। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में छोटी सी गलती भी उसे मौत के मुंह में धकेल सकती थी। रॉ ने साफ मना कर दिया, बहुत रिस्क है, भूल जाओ। लेकिन रविंद्र वह इंसान नहीं था जो रुक जाए। वह बार बार नए मौकों की तलाश में रहता और एक दिन मौका आया। पाकिस्तानी आर्मी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एक वैकेंसी निकली। रॉ ने लंबी बहस के बाद आखिरकार इजाजत दी, लेकिन चेतावनी के साथ। एग्जाम कड़ा था, लेकिन रविंद्र उससे भी कड़ा निकला। पहले ही प्रयास में उसने परीक्षा पास कर ली और पाकिस्तान आर्मी में एक कमीशन्ड ऑफिसर के रूप में शामिल हो गया। अब वह उस जगह पहुंच चुका था जहां से पाकिस्तान का हर बड़ा राज उसकी उंगलियों के नीचे था। उसकी डेस्क से निकलने वाली जानकारी भारत के लिए सोने से भी कीमती थी। फौजों की तैनाती, ट्रेनों में भरा वार मटेरियल, अधिकारियों की पोस्टिंग और आने वाले सैन्य और ऑपरेशंस की भनक तक। लेकिन उस जमाने में आज जैसा डिजिटल सिस्टम नहीं था। उसके लिए भारत जानकारी भेजना किसी आत्मघाती मिशन से कम नहीं। वह अदृश्य स्याही से रिपोर्ट लिखता, उसे साधारण पत्र जैसा बनाता और पहले कुवैत या दुबई भेजता, जहां से भारतीय एजेंट उसे दिल्ली तक पहुंचाते। कभी 1 हफ्ता लगता, कभी पूरा महीना। हर दिन पकड़े जाने का खतरा उसके सिर पर लटकता था। अपनी सुरक्षा के लिए वह पाकिस्तान की सोसाइटी में इस कदर घुल मिल गया था
कि लोग उसे अपने जैसा मानने लगे। शक करने की तो कोई वजह ही नहीं बची थी, क्योंकि नबी अहमद शाकिर अब सिर्फ उसकी पहचान नहीं रही थी, बल्कि वह अब उसकी पूरी जिंदगी बन चुकी थी। कराची की एक भीड़भाड़ वाली सड़क पर शाम का धुंधला सूरज डूबने ही वाला था। मेजर नबी अहमद शाकिर, जिसे दुनिया एक ईमानदार पाकिस्तानी अफसर समझती थी, शांत कदमों से अपने क्वार्टर की ओर बढ़ रहा था। एक हाथ में फाइलें, दूसरे में ऑफिस से मिला दिन भर का काम। लेकिन इन दो हाथों से कहीं बाहर उसके दिमाग में चल रहा था एक ऐसा खेल जिसकी भनक पाकिस्तान के सबसे अनुभवी अधिकारियों तक को नहीं थी। इस शहर में उसने अपनी दूसरी जिंदगी बसाई थी और उस जिंदगी के चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। एक पत्नी अमानत और एक छोटा बेटा अरीब। शादी का फैसला उसका नहीं, बल्कि उसके मिशन का था। लेकिन इस फैसले ने उसे पाकिस्तान की मिट्टी को अपना बनाकर शक के हर कोने को खत्म कर दिया था। अमानत को लगता था कि उसने एक नेक दिल, शांत स्वभाव वाला अफसर पति पाया है। उसे यह नहीं पता था कि जिस आदमी के साथ वो जिंदगी गुजार रही है, वह हर रात अदृश्य स्याही में मौत और जिंदगी के बीच लिखी रिपोर्ट्स भारत भेजता है। रविंद्र, जो अब किसी की पकड़ में नहीं आने वाला नबी शाकिर बन चुका था, ने अपनी एक्टिंग को सिर्फ मंच पर ही नहीं, बल्कि अपनी सांसों में उतार लिया था। ऑफिस में उसकी हंसी, घर में उसकी शांति और आर्मी मेस में उसकी विनम्रता, ये सभी इतने स्वाभाविक लगते थे कि कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यही आदमी पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाली इंटेल इंडिया को भेज रहा है। कुछ सालों में वह इतना भरोसेमंद बन गया कि उसके अफसर उसे अपने बराबर की कुर्सी पर बिठाते, चाय पिलाते और कई बार गोपनीय बातें भी बता देते, यह सोचकर कि नबी हमारा ही आदमी है। लेकिन नबी किसका था, ये वह अकेला ही जानता था। रविंद्र के काम ने उसे पाकिस्तान आर्मी में तेजी से ऊपर पहुंचाया और आखिर वह उस रैंक तक पहुंचा जिस रैंक तक भारत के ज्यादातर एजेंट पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकते। और वह रैंक थी पाकिस्तानी आर्मी में मेजर की पोस्ट। मेजर रैंक ने उसकी दुनिया ही बदल दी। अब वह सिर्फ एक सिपाही नहीं था, बल्कि वह कमांड रूम की बातचीत सुन सकता था, रणनीतियों वाली फाइलों को छू सकता था और कभी कभी ISI के अफसरों से भी कंधा मिलाकर बैठ सकता था। पाकिस्तान में जब भी कोई गुप्त ऑपरेशन तैयार होता कि किस दिशा से घुसपैठ होगी, कौन सी रात सैनिक आगे बढ़ेंगे, राजस्थान बॉर्डर पर क्या खेल रचा जाएगा, ये सब बातें सबसे पहले ये बात नबी को पता चलती। और उसी रात एक साधारण से लिफाफे में अदृश्य स्याही से लिखा वह रहस्य भारत की ओर उड़ान भर चुका होता। इसी इंटेल की वजह से पाकिस्तान ने जो योजनाएं महीनों बनाई थी, उन्हें भारत ने कुछ घंटों में ही ध्वस्त कर दिया। कई बार दुश्मन की ट्रेनें वॉर मटेरियल लेकर चली, लेकिन सीमा तक पहुंचने से पहले इंडिया पहले ही तैयार खड़ा था, मानो किसी ने उन्हें पहले ही बता दिया हो। और इन सब के पीछे अगर कोई जाबांज था तो वह था रविंद्र कौशिक। इसी दौर में एक ऐसी इंटेल मिली जिससे 20,000 भारतीय सैनिकों की जान बची। ये बात आज तक किसी फाइल में नहीं है, किसी किताब में नहीं, पर रॉ के पुराने अधिकारियों के बीच यह घटना आज भी फुसफुसाहटों में जिंदा है। इंदिरा गांधी को जब पहली बार इस नब्बी की असलियत बताई गई तो उन्होंने कहा, ये लड़का पाकिस्तान में नहीं बल्कि शेर की मांद में रह रहा है, इसे ब्लैक टाइगर कहा जाना चाहिए। और तब से वह भारत की खुफिया दुनिया में इसी नाम से अमर हो गया। लेकिन हर माहिर खिलाड़ी को कभी कभी खेल से बाहर निकलकर इंसान भी बनना पड़ता है। 6 साल बाद जब रविंद्र को अपने छोटे भाई की शादी की खबर मिली तो उसके भीतर छिपा बेटा, भाई और इंसान जाग उठा। उसे घर जाना था, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी इसकी इजाजत क्यों देती? तो उसने बहुत सोचकर एक चाल चली और अपने ऑफिसर्स को कहा कि मैं उम्राह करना चाहता हूँ, अल्लाह का घर देखना चाहता हूँ। धार्मिक भावनाओं के नाम पर छुट्टी मंजूर हो गई। इधर रॉ ने भी अनुमति दे दी, सऊदी से दुबई और दुबई से दिल्ली। आखिर वह अपने घर पहुंच गया। महीनों बाद बेटा घर आया था। माँ की आंखें खिल उठी, पिता ने गर्व से कंधा थपथपाया और भाई की शादी में उसका होना पूरे माहौल को रोशन कर गया। दुबई से लाए गिफ्ट्स ने सबको यकीन दिलाया कि वह वहीं अच्छा काम करता है। और जब घर वालों ने उसकी शादी की बात छेड़ी तो उसने पहली बार सच कहा कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। अमानत नाम है उसका। घर वालों ने दुख भी जताया और खुशी भी मनाई, क्योंकि बेटा आखिर बस गया था। लेकिन रविंद्र को क्या पता था कि यह उसके जीवन की आखिरी खुशियां हैं। अगली बार जब वह लौटेगा तो उसके लिए दुनिया वैसी नहीं होगी। इधर शादी खत्म हुई, दुआएं मिली और वह फिर पाकिस्तान लौट गया अपने पुराने नकाब के साथ। लेकिन अब वह पहले से ज्यादा साहसी हो चुका था। उसने अपनी पहुंच के पार जाकर भी कई गुप्त जानकारियां जुटाई, यहाँ तक कि पाकिस्तान के एटॉमिक प्लांट से जुड़े संवेदनशील दस्तावेज भी रॉ तक पहुंचा दिए। उसे लगता था कि वह अजेय है और शायद यही वह क्षण था जब किस्मत उसकी कहानी को दूसरी दिशा देने वाली थी। पाकिस्तान की रातों में एक अजीब सी बेचैनी पसरने लगी थी। इतने महीनों, इतने सालों से लगातार भारतीय फौज
हर मोर्चे पर तैयार मिल रही थी। हर घुसपैठ की कोशिश शुरू होने से पहले ही नाकाम हो जाती थी। यह संयोग नहीं हो सकता था। यहाँ कहीं ना कहीं कोई ऐसा था जो पाकिस्तान के दिल से ही उसके राज निकालकर बाहर भेज रहा था। आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस की मीटिंग्स में अब सिर्फ एक ही बात गूंजती थी कि हमारे अंदर ही कोई गद्दार है। और तब शुरू हुई वह सफाई जो किसी तूफान से कम नहीं थी। हर ऑफिसर की फाइल, हर दस्तावेज, हर रिश्तेदारी का रिकॉर्ड दोबारा खंगाला गया। उसी दौरान एक बात अफसरों के सामने उभरी कि मेजर नबी अहमद शाकिर के नाम पर पाकिस्तान में एक भी रिश्तेदार दर्ज नहीं। यह कोई साफ सबूत नहीं था, पर यह उसके लिए संदेह की चिंगारी जरूर बन गया था। रविंद्र, जिसे पाकिस्तान नब्बी कहकर सम्मान देता था, समझ चुका था कि हवा अब बदल रही है। वह पहले से ज्यादा सावधान रहने लगा, लेकिन उसने कदम रुकने नहीं दिए। 8 सालों से उसने जो जोखिम उठाए थे वे अब उसे भीतर से और साहसी बना चुके थे। मगर नियति का तूफान अब आने वाला था, और उसके साथ एक नाम भी, इनायत मसीह। 1983 में रॉ की तरफ से एक खास संदेश भेजने के लिए इनायत को पाकिस्तान में घुसाया गया। पहले कुछ दिन सब सामान्य रहे, लेकिन फिर अचानक वह गायब हो गया। कुछ ही दिनों बाद खबर मिली कि आईएसआई ने उसे पकड़ लिया है, और अब उसके साथ वही हो रहा था जो एक दुश्मन देश में पकड़े गए एजेंट के साथ होता है, यानी अंधी कोठरियां, लोहे की रॉड्स, जलते हुए तार, वह सब जो किसी को तोड़ने के लिए काफी थे। इनायत पहले चट्टान की तरह खड़ा रहा, लेकिन 2 महीनों की क्रूरता ने उसकी दुनिया को तोड़ दिया। एक रात दर्द के बीच उसने बोल दिया, मेजर नबी, वह भारतीय है। उसका असली नाम रविंद्र कौशिक है। यह सुनते ही पाकिस्तान के उच्च अधिकारी स्तब्ध रह गए। जिस आदमी पर वो आंख बंद कर भरोसा करते थे, क्या वह वही शख्स हो सकता है जो सालों से उनके लिए गद्दारी का काम कर रहा है? रविंद्र के पाकिस्तान में किसी रिश्तेदार का ना होना अब एक टुकड़े की तरह जुड़ गया, और तस्वीर साफ होने लगी। पर परेशानी यह थी कि नबी सिर्फ कोई सैनिक नहीं था, वह मेजर था। उसे ऐसे ही गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। गलत निकला तो पाकिस्तान की सेना की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाती। इसलिए एक जाल बिछाया गया। इनायत को ही चारा बनाया गया। उसे नबी के नाम एक संदेश देकर पार्क में बुलाने को कहा गया। वही पार्क जहाँ नबी अक्सर शाम को टहलने जाता था। अगली शाम नबी उसी बेंच पर बैठा इनायत का इंतजार कर रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि पेड़ों के पीछे, बेंचों के नीचे और पार्क की घास में दर्जनों हथियारबंद अधिकारी छिपे हुए हैं। थोड़ी देर बाद इनायत दबे कदमों से पहुंचा। उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में टूटी हुई चमक थी। नबी ने मुस्कुराकर उसे बात शुरू की, और उसी पल चारों दिशाओं से हथियार तानकर सैनिक निकल आए। रविंद्र को पहले तो समझ ही नहीं आया, लेकिन जब इनायत की नीची नजरें उसने देखी तो उसे सब पता चल गया। उसकी पहचान अब सिर्फ एक शब्द नहीं थी, बल्कि वह उजागर हो चुकी थी। उसी रात उसे सियालकोट की जेल में डाल दिया गया, और वहां उसकी जिंदगी की सबसे लंबी और दर्दनाक यात्रा शुरू हुई। पहले दिन उसे पीटा गया, दूसरे दिन उसे बर्फ की पट्टी पर नंगा लिटाया गया, फिर कई दिनों तक उसे एक ऐसे कमरे में बंद किया गया जहां इंसान सांस भी सोच कर ले। कभी उससे खाना छीन लिया जाता तो कभी पानी तक नहीं दिया जाता। कभी उसके हाथों को उल्टा बांधकर घंटों लटकाया जाता। ये टॉर्चर सिर्फ शरीर पर नहीं था, बल्कि यह उसकी आत्मा को तोड़ने की कोशिश थी। फिर उसे एक लालच दिया गया, हमें बता दो भारत क्या चाहता है, रॉ कौन कौन से ऑपरेशन चला रहा है, नाम बता दो और घर वापस चले जाओ। पर रविंद्र कौशिक वही था जो बचपन से देश के लिए जीने मरने की ठानक कराया था। दर्द उसके करीब आया, पर उसके इरादों को नहीं छू सका। 2 साल तक वह टूटने से बचता रहा और जीता रहा, लेकिन पाकिस्तान का धैर्य भी आखिर खत्म हो चुका था। साल 1985 में कोर्ट ने उसके केस में फैसला सुनाया, और वह फैसला था मौत की सजा, यानी फांसी। फैसला सुनाते वक्त कोर्ट में सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो इतिहास में भी दर्ज हो गया, क्योंकि जिस आदमी को पाकिस्तान ने मौत सुनाई, भारत उसे आज भी अपने दिल में अमर रखता है। एक ऐसे योद्धा की तरह जिसने दुश्मन के घर में घुसकर उसकी हर चाल नाकाम कर दी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि कहानी का दूसरा हिस्सा अब शुरू होने वाला है। पाकिस्तान की जेलों में समय धीरे नहीं गुजरता, बल्कि वह घिसटता है, जैसे कोई घायल जानवर सांसें घसीट रहा हो। रविंद्र कौशिक, जिन्हें पाकिस्तानी दस्तावेज अब भी नबी अहमद शाकिर कहते थे, उन अंधेरी कोठरियों में सालों से एक ही लड़ाई लड़ रहे थे, और वह लड़ाई दर्द के खिलाफ नहीं थी और ना ही उम्मीद के खिलाफ थी, बल्कि यह उसके खुद के टूटने के खिलाफ थी। फांसी की सजा सुनाने के बाद भी पाकिस्तान पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। उन्हें लगा कि शायद मौत का डर रविंद्र को बोलने पर मजबूर कर देगा। लेकिन जब हर यातना के बाद भी पाकिस्तान उन्हें तोड़ नहीं पाया,
तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उनकी फांसी को उम्र कैद में बदल दिया। सजा कम नहीं हुई थी, बस लंबी हो गई थी ताकि आदमी धीरे धीरे टूटे। सियालकोट की जेल, फिर कोट लखपत और अंत में मियां वाली। हर जेल पिछली से अधिक भयावह थी। हर कुछ महीनों में उन्हें एक नए नर्क में डाल दिया जाता, मानो उनकी आत्मा को थकाने के लिए पाकिस्तान पूरी मशीनरी लगा चुका हो। कभी कई दिनों तक खाना नहीं, कभी पानी की एक बूंद भी नहीं, कभी हफ्तों तक एक ऐसी तंग कोठरी जिसमें आदमी सीधे खड़ा भी ना हो पाए। लेकिन जितना पाकिस्तान उन्हें तोड़ने की कोशिश करता, उतना ही रविंद्र भीतर से अडिग होते गए। उन्हें यकीन था कि एक दिन भारत उन्हें जरूर छुड़ाएगा। पहले भी दोनों देशों ने एजेंट्स को अदला बदली में छोड़ा था, इसलिए उनके दिल में भी एक उम्मीद थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, लेकिन भारत से चुप्पी के सिवा कुछ नहीं आया। आखिर उन्होंने जुगाड़ लगाकर छिपकर अपने परिवार को खत भेजने शुरू किए। वे खत जो कपड़ों की सिलाई में छुपकर जाते और महीनों बाद श्रीगंगानगर उनके घर पहुंचते। परिवार ने पहली बार जाना कि उनका बेटा दुबई में नहीं बल्कि पाकिस्तान की जेल में है, और वह भी भारत के लिए जासूस होने के आरोप में। यह खबर रविंद्र कौशिक की मां की रूह तक को हिला गई, और पिता के दिल पर यह खबर इतनी भारी पड़ी कि कुछ ही हफ्तों में उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। रविंद्र के खत एक एक करके भारत पहुंचने लगे। वे खत किसी सैनिक का बयान नहीं, बल्कि एक ऐसे आदमी की कराह थे जिसने अपना जीवन देश के नाम कर दिया था, पर बदले में उसने अपने ही देश से उपेक्षा पाई। एक खत में उन्होंने लिखा, उन लोगों को जो वतन के लिए अपनी पहचान भी मिटा दें, क्या उन्हें यही इनाम मिलता है? दूसरे खत में दर्द और तीखापन और बढ़ गया। अगर मैं अमेरिकी होता तो 3 दिनों में मुझे छुड़वा लिया जाता। उनकी हालत बेहद खराब होती जा रही थी। लगातार यातनाओं, बरसों की भूख प्यास और सड़े पानी ने उनके शरीर को तोड़ दिया था। टीबी और दिल की बीमारी ने उन्हें पकड़ लिया था, पर इलाज? जेलर बस इतना कहता, हिंदुस्तानी है साला, मरने दो। परिवार ने भारत सरकार से गुहार लगाई, भेजा जाए, इलाज कराया जाए, कोई तो कदम उठाया जाए, लेकिन जवाब शून्य ही रहा। आखिरी दिनों में रविंद्र की हालत ऐसी हो गई थी कि जेल की दीवारों तक को लगता होगा कि यह आदमी अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, और हुआ भी वही। नवंबर 2001 की एक रात मियां वाली जेल की कोठरी में किसी ने धीरे से दस्तक दी, और यह दस्तक मौत की थी। रविंद्र कौशिक ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी सांसें उनकी अंडरकवर पहचान की तरह खामोशी में गायब हो गईं। भारत ने उनके शरीर तक को वापस नहीं मंगवाया। उनकी लाश मियां वाली से उठी और मुल्तान की एक गुमनाम कब्र में दफना दी गई। जबकि वह धर्म से हिंदू थे, पर अफसोस उन्हें कब्र नसीब हुई, और वह भी बिना झंडे, बिना सलामी और बिना उस सम्मान के जिसके वह हकदार थे। उनका परिवार सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाता रहा, ना सम्मान, ना माफी, ना स्वीकार्यता। अंततः सालों बाद सरकार ने उनकी बूढ़ी माँ को एक पेंशन देना शुरू किया। पहले 500, फिर 2000। माँ जीवित थीं तो मिलती रही, उनके जाने के बाद वह भी बंद हो गई, मानो सरकार को अब वह नाम भी याद नहीं रहा। लेकिन इतिहास की यही विडंबना है कि जासूस पकड़ा जाए तो वह अपने देश का भी नहीं रहता। उसकी वफादारी पर कोई ताज नहीं रखा जाता, केवल मौन बिछा दिया जाता है। लेकिन उनके ऊपर दशकों बाद फिल्में बनी, जैसे रोमियो अकबर वॉल्टर, एक था टाइगर, और जल्द ही द ब्लैक टाइगर। लेकिन असली कहानी वह तो आज भी उन कुछ लोगों की यादों में जिंदा है जो जानते हैं कि पाकिस्तान की धरती पर खड़े होकर भारत के लिए जान देने वाला सिर्फ एक आदमी था, रविंद्र कौशिक। जब भी देश पर मिटने वालों का जिक्र आएगा, उसका नाम हवा में गूंजेगा, सम्मान के साथ, गर्व के साथ, और उस चुप्पी के साथ जो सिर्फ सच्चे शहीदों को मिलती है। तो ये थी कहानी जाबांज रविंद्र कौशिक की। अब आप हमें कमेंट में बताइए कि क्या रविंद्र कौशिक की कहानी स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए? अपना जवाब यस एंड नो में कमेंट में जरूर दे। जय हिंद, जय भारत।